नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है साथियों संविधान की क्लास नंबर 2, ठीक है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप हमसे जुड़ करके इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। और ये जो देखिए पीडीएफ है, मैं जो आपको अभी संविधान पढ़ा रहा हूँ वो इसी पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड ग्रुप में आना होगा। पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए ये सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर के माध्यम से आप हमसे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे पीसीएस है, चाहे आरओ है या बीओ है, उनके लिए 100% सटीक तैयारी विद स्टडी मटेरियल आपको करवाई जा रही है। तो अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए पॉइंट पे वापस लौटते हैं, ठीक। आज का जो हमारा विषय है साथियों, जिसकी हमें चर्चा करनी है, वो है संविधान का निर्माण। इससे पहले की क्लास में मैंने चर्चा करी थी संविधान के बारे में, संविधान के प्रकार के बारे में। लिखित संविधान आपने नहीं देखा है तो जा करके आप उसको देख लीजिए, लिंक में आपको मिल जाएगा। तो इसकी हमने चर्चा करी थी, लिखित संविधान क्या होते हैं, अलिखित संविधान क्या होता है, नम्य संविधान, अनम्य संविधान इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ों पर हमने चर्चा करी। आज हम बात करेंगे संविधान के बनने की प्रक्रिया के बारे में कि आखिरकार संविधान बना ही कैसे। तो साथियों संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, या फिर आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में, ठीक। संविधान सभा क्या है? कोई आपसे पूछे संविधान सभा क्या है तो आप बताएंगे संविधान सभा एक ऐसी सभा है, एक ऐसी संस्था है जिसने संविधान का निर्माण किया है। कोई आपसे पूछे, पेपर में कई बार सवाल आ चुका है कि बताइए संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा संविधान सभा के द्वारा, या फिर हम कहें भारत के लोगों के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया, तो भी ये कथन गलत नहीं होगा, क्योंकि संविधान सभा के जो लोग आए थे वो भारतीय जनता के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ठीक है। तो संविधान सभा क्या है? संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। लेकिन संविधान सभा को पढ़ने से पहले हम जरा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि क्या संविधान सभा जो है अचानक से ही बन पड़ी, क्या इसके लिए इतिहास में कोई मांग नहीं हुई? तो जरा उसी की हम जो है थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जरा हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए साथियों, तो सबसे पहले जो संविधान की मांग है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो संविधान की मांग है ये 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में संविधान सभा की मांग सबसे पहले की गई, और उन्होंने जिसके माध्यम से इस मांग को रखा वो थी साथियों नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुई मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और उन्होंने इस रिपोर्ट में सबसे पहले एक संविधान सभा की गठन की मांग को उन्होंने रखा कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ हम समझ रहे हैं कि संविधान सभा बनी कैसे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, लोगों ने कैसे इसकी मांग को किया। तो सबसे पहली मांग जो है वो 1928 में हुई है, जिसे किया है मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम है वो हुआ है 1931 में, ठीक है। 1931 में मैं लिख देता हूँ। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम है ये आया है 1931 में, जब कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को रखा। जब कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को रखा, या फिर हम कहें कांग्रेस ने संविधान बनाने की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान होगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा, तो एक संविधान सभा की रूपरेखा या संविधान को बनाने की रूपरेखा जो है कांग्रेस ने 1931 के कराची के अधिवेशन में इस चीज़ को उन्होंने रखा 1931 में। एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बता दूं कि अगर आप व्यक्तिगत रूप में देखेंगे, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप में आप देखेंगे तो व्यक्तिगत रूप में M.N. रॉय ने भी संविधान सभा की मांग को रखा है, ठीक है ना। M.N. रॉय ने भी व्यक्तिगत रूप से ये कहा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है।
तो 1934 के आसपास ये मांग रखी थी एम एन रॉय ने, लेकिन एम एन रॉय एक व्यक्तिगत रूप में एक पर्सनल कैपेसिटी में ये काम कर रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पे यदि हम देखें तो मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट और 1931 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को सबसे पहले यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 1934 में कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली, पहले 1931 में रखा, उसके बाद 1934 में कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली स्वीकार भी कर लिया 1934 में। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक, 1934 में भी कांग्रेस ने इस मांग को दोबारा से दोहराया, ठीक है। तो ये है इसकी सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक। लेकिन ये सब जो प्रयास चल रहे हैं, जो कांग्रेस ये इतने सारे प्रयास कर रही है, इन प्रयासों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कभी भी इन मांगों को अंग्रेजों ने सीरियसली नहीं लिया, या अंग्रेजों ने कभी भी इस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है वो है ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करने से मना कर दिया, और फिर उन्होंने तय किया कि अब वो किसी भी हालत में अंग्रेजों की बात को नहीं मानेंगे। ऐसे में अंग्रेजों पर यह दबाव पड़ा कि भारतीय लोग जो भी डिमांड कर रहे हैं उनको पूरा किया जाए। और उस समय की यदि हम बात करें तो उस समय में जब भारतीयों ने इतनी ज़्यादा डिमांड करी, और फिर हमने देखा कि विश्व युद्ध समाप्त भी हुआ 1945 में, और विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तो भारतीयों के गुस्से का प्रभाव ये था कि 1945 के चुनावों में, इंग्लैंड में जब 1945 के चुनाव हुए तो विंस्टन चर्चिल जो उस समय पीएम थे इंग्लैंड के, उनकी हार हुई, और नए जो पीएम बने वो बने क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जब इंग्लैंड के पीएम बने तो क्लीमेंट एटली का रवैया भारत को लेकर बहुत अच्छा था, और उन्होंने ये तय किया कि भारतीय लोगों की जो भी डिमांड है उनको हम जल्दी से पूरा करेंगे। इससे पहले सरकार में जो आपके विंस्टन चर्चिल थे, उनका रवैया भारत को लेकर के बहुत ख़राब था। उनका कहना यह था कि भारत तो गुलाम ही नहीं है। जब उनसे पत्रकार पूछते थे कि भारत के लोग जो है आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, आप उन्हें कब आज़ाद करेंगे, तो उनका सिंपल सा कहना था, उनका कहना था कि भारत गुलामी कहाँ है, और जो चीज़ गुलाम ही नहीं है उसको आज़ाद हम कैसे कर दें। तो चर्चिल का रवैया भारत को लेकर बहुत ख़राब था। इसी का परिणाम ये रहा कि उनके नेगेटिव रोल की वजह से जो है, और वर्ल्ड वॉर में जो इंग्लैंड का नुकसान हुआ उसकी वजह से विंस्टन चर्चिल की हार हो गई, और नए पीएम इंग्लैंड में बने, और जो नए पीएम क्लीमेंट एटली बने हैं उनका रवैया भारत को लेकर के बहुत अच्छा है। और उन्होंने भारत में चल रहे गतिरोध को देखते हुए, जो भी समस्याएं भारत में चल रही हैं, जो भी भारत के लोग डिमांड कर रहे हैं, उनको देखते हुए उन्होंने घोषणा की कि हम भारत में भेजेंगे साथियों कैबिनेट मिशन 1946 में, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई 1946 में। 1946 में साथियों कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। और कैबिनेट मिशन की यदि बात की जाए तो साथियों कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। इसमें कौन कौन से मेंबर थे? पहले थे, यहाँ पर मैं इनके नाम लिख देता हूँ, पहले थे यहाँ पर A.V. अलेक्जेंडर, दूसरे व्यक्ति हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे जो व्यक्ति हैं साथियों जो इस कैबिनेट मिशन में शामिल थे वो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्यीय दल था, और इस 3 सदस्यीय दल का नाम था साथियों कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया है, यही सवाल पेपर में पूछ लेता है। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया है 1946 में, और कैबिनेट मिशन ने भारत में आने के बाद बहुत सारे काम किए, जिनमें जो पहला महत्वपूर्ण काम कैबिनेट मिशन का है कि कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि हम भारतीय लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि हम संविधान बनाएंगे, तो हम भारतीय लोगों को संविधान बनाने की अनुमति प्रदान करते हैं। और संविधान कैसे बनाएंगे इसको लेकर के इन्होंने एक रूपरेखा प्रस्तुत की। तो कैबिनेट मिशन योजना ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात की। इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही साथियों, ये बुलेट वाले शायद इसीलिए बुलेट चलाते हैं ताकि दूसरे लोगों को परेशानी हो सके। मतलब बुलेट मोटरसाइकिल में साइलेंसर का कोई मतलब नहीं है ना। मतलब साइलेंसर की जो मुख्य बात है वही बुलेट मोटरसाइकिल में काम नहीं करती है। ये बुलेट की खासियत है, ठीक है। इतना ज़ोर से उसको लेकर के जाते हैं कि सामने वाले के पूरे शरीर में जो है कंपन उत्पन्न हो जाए, इस तरीके की बाइक लोग चलाते हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है।
तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही साथियों संविधान सभा के गठन की बात की गई। और जब संविधान सभा के गठन की बात आई तो संविधान सभा का गठन किस तरीके से किया जाएगा ये भी कैबिनेट मिशन योजना में स्पष्ट रूप से बताया गया। जैसे क्या क्या बताया गया, तो संविधान सभा का गठन जो है ये जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर किस तरीके से, तो संविधान सभा का गठन होगा जनसंख्या के आधार पर, और संविधान सभा की जो एक सीट है संविधान सभा की वो करीब करीब 10 लाख की आबादी पर आएगी। साफ साफ जो है कैबिनेट मिशन योजना ने कहा कि संविधान सभा की जो एक सीट है वो कितने पर आएगी, जो एक सीट है वो 10 लाख की आबादी पर आएगी। और इस तरीके से साथियों जो संविधान सभा की कुल सीटें निकल के आईं, 10 लाख की आबादी पर एक सीट है, तो उस समय की आबादी के हिसाब से जो संविधान सभा की कुल सीटें निकल करके आईं वो निकल के आईं 389। ध्यान रखना, संविधान सभा की कुल सीटें, ये हम देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये हम जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं 1946 की, यानी देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है। और आज़ाद नहीं हुआ है इससे सेंस ये भी है कि देश का बंटवारा भी नहीं हुआ, यानी पाकिस्तान अभी हमारे अंदर ही है। ठीक है, तो उस समय की जो है स्थिति को देखते हुए 10 लाख की आबादी पर एक सीट की बात की गई, और इस तरीके से जो कुल सीटें रखी गई संविधान सभा में वो रखी गई 389। साथियों इन 389 सीटों को भी आगे और विभाजित किया गया। जैसे कैसे विभाजित किया गया मैं आपको बता देता हूँ। इन 389 सीटों को आगे 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। जैसे 292 जो सीटें आनी थीं ये आनी थीं ब्रिटिश भारत से, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वहां से, है ना। हाँ ठीक, 4 सीटें आनी थी चीफ कमिश्नरी से, ठीक है, और 93 सीटें आनी थी साथियों देशी रियासतों से। देशी रियासतें मतलब जहां पर राजा थे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से विभाजित किया गया। 389 टोटल सीटें थीं, जिसमें से 292 जो सीटें हैं ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आनी थी, 4 सीटें चीफ कमिश्नरी से आनी थी तथा 93 सीटें देशी रियासतों से आनी थी। और ये जो पूरी 389 सीटों का बंटवारा है इसको हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अच्छा, इनमें भी यदि देखा जाए तो इनमें भी मैं आपको बता दूं जो चुनाव की व्यवस्था थी वो इन दोनों सीटों पर थी। जो चुनाव होना था, यानी चुनाव होना था 292 + 4 यानी 296 सीटों पर तो चुनाव होना था। और ये जो 93 देशी रियासतें हैं ये आनी थी मनोनयन के आधार पर, यानी यहाँ पर चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर चुनाव नहीं होना था। देशी रियासतों का मतलब हो गया देशी राजा। तो जो देशी राजा थे, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है अपने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे, ठीक है। यहाँ से तो भाई 296 सीटों पर तो चुनाव हो जाएगा, बाकी जो 93 सीटें बची इन 93 सीटों के लिए मनोनयन की व्यवस्था करी गई, यानी यहाँ पर कोई चुनाव नहीं था। राजा जिसको होशियार समझे संविधान सभा में भेज दे, खुद आना चाहे खुद आ जाए, या जिसको वह होशियार समझे जो उसकी पक्ष को संविधान सभा में रख सके उनको भी भेजा जा सकता था। तो ये 93 सीटें जो है नॉमिनेशन के आधार पर यहाँ पर भरी गई, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और उनकी मुसलमान, सिख और हिंदुओं की आबादी के अनुपात में भी विभाजित किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, ये जो चुनाव है साथियों, ठीक है, ये जो चुनाव है जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि साहब 292 + 4 296 सीटों के लिए चुनाव यहाँ पर हुआ है। एक चीज़ आप स्पष्ट कर लो कि ये चुनाव कोई ऐसा चुनाव नहीं था जैसे हम विधानसभा और लोकसभा में सीधे सीधे वोट करने जाते हैं, ऐसा नहीं था। यानी संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है वो किस पर आधारित था, समझ लीजिए। तो ये जो 296 सीटों का जो चुनाव हो रहा है, जो संविधान सभा के लिए हो रहा है, ये भी ध्यान रहे, ये जो चुनाव हो रहा है संविधान सभा के लिए तो हो रहा है। तो संविधान सभा का ये जो चुनाव है 296 सीटों पर, ये किस आधार पर हुआ, ये अप्रत्यक्ष मत प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। यानी ये जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि भारत की आम जनता ने डायरेक्टली या भारत की आम जनता ने सीधे सीधे संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये लोग चले गए संविधान सभा के इलेक्शन में वोट डालें, जैसे हम लोग लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं था, ठीक है।
इन लोगों ने जो यानी ये जो 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ है ये अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के आधार पर हुआ है। अप्रत्यक्ष मत प्रणाली भारत में आज भी चलती है। जैसे कहाँ चलती है, तो ये चलती है आपकी राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष गुप्त तरीके से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, उसी तरीके से इसका चुनाव हुआ है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी विधि से होता है, ठीक है ना। तो ये जो कुछ चुनाव हैं ये अप्रत्यक्ष मत प्रणाली पर आधारित हैं और इसी तरीके से भारत की संविधान सभा का भी चुनाव हुआ है, आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी भारत की संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है, ठीक है ना। हाँ, यदि हम इनमें देखें साथियों, तो जब चुनाव हुआ, ठीक है ना, जब चुनाव हुआ इसमें तो 296 सीटों में से, ठीक है, 200 लिख देता हूं यहां पर, चलिए, तो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली पर चुनाव हुआ है। और जब चुनाव हुआ 296 सीटों पर साथियों, जब इलेक्शन हुआ 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो 296 में से 208 सीटें स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने जीत ली। कांग्रेस जीत गई स्पष्ट रूप से, ठीक है ना, बिल्कुल कांग्रेस जीत गई। 296 में से 208 सीटें तो डायरेक्टली जीत गई। उसके बाद कुछ जो निर्दलीय उम्मीदवार संविधान सभा में आए थे उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया, यानी अंततः कांग्रेस के पास 212 सीटें हो गई स्पष्ट रूप से। यानी संविधान सभा में जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी थी वो कांग्रेस थी। तो अगर हम ये कहें कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ही संविधान सभा को बनाया है, या हम ये भी तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ही संविधान को बनाया है। भाई संविधान सभा में सबसे ज़्यादा कौन है, कांग्रेस ही है। और संविधान सभा का काम क्या है, संविधान को बनाना। और संविधान सभा में जब सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग हैं तो ये कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भारत का संविधान कांग्रेस ने ही बनाया है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। आप सोचिए 296 सीटों में से अकेले 208 सीटें तो कांग्रेस के पास हैं, बाकी 4 लोगों ने और समर्थन दे दिया तो 212 हो गए। तो 212 कैंडिडेट जब अकेले कांग्रेस के पास हैं तो कांग्रेस ही तो संविधान बना रही है। इसीलिए जे ऑस्टिन नामक एक महोदय ने कहा है कि संविधान सभा में कांग्रेस भारत थी और कांग्रेस ने ही संविधान को बनाया है। यानी संविधान सभा में जो भी महत्वपूर्ण फैसले हो रहे थे वो कौन ले रही थी, कांग्रेस ले रही थी। और ये कथन जे ऑस्टिन का है कि संविधान सभा में जो है सबसे महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं, वही संविधान का निर्माण कर रही है। अब इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है चुनाव हुआ और कांग्रेस जीत गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी बेसिक फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अब जो सीटें हैं यहाँ पर, इन सीटों का थोड़ा और बंटवारा हम कर लेते हैं, ठीक है। 208 तो कांग्रेस के पास हो गए, ठीक है। इनमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे संविधान सभा में एससी समुदाय की सीटें कितनी थी, संविधान सभा में एसटी समुदाय की सीटें कितनी थी, और संविधान सभा में महिला सीटें कितनी थी। ये सवाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप सीधे सीधे याद कर लो बिना किसी समस्या के। तो देखो संविधान सभा में जो एससी वर्ग है, एससी का मतलब है शेड्यूल कास्ट, तो संविधान सभा में जो एससी वर्ग है इनकी सीटों की संख्या थी 26, ठीक है ना। इनकी सीटें कितनी थी, 26, ठीक। एसटी जो वर्ग है इसकी सीटों की संख्या थी साथियों 33, ठीक। और जो महिलाएं हैं इनकी संख्या थी 15, ठीक है। तो ये बिल्कुल फैक्ट डेटा है, आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में किस वर्ग से कितने लोग आए हैं। अब कोई पूछेगा ओबीसी की सीटें कितनी थी भाई, तो मैं आपको बता दूं उस समय में ओबीसी वर्ग होता ही नहीं था, तो ये सीटें एससी एसटी और महिलाओं की ही थी जो आपसे पूछी जाती है। इनके अलावा जो भी बच गया सब जनरल था, ठीक है। तो ओबीसी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो एससी की सीटें हैं संविधान सभा में 26, एसटी की सीटें हैं 33 और महिलाओं की जो सीटें हैं यहाँ पर वो है 33। इस तरीके से सभी वर्गों का यहाँ पर बंटवारा हुआ। और यदि कोई पूछ बैठे कि आपसे एग्लो इंडियन जो है यहाँ पर, या जो एग्लो इंडियन समुदाय है या पारसी समुदाय है उसका नेतृत्व किसने किया, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान सभा में जो एग्लो इंडियन समुदाय है, संविधान सभा में जो एग्लो इंडियन समुदाय है या फिर पारसी जो समुदाय है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो एग्लो इंडियन समुदाय है उसका जो नेतृत्व है, ठीक, हाँ, तो संविधान सभा में जो एग्लो इंडियन समुदाय है उसका नेतृत्व कर रहे थे फ्रैंक एंथनी, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, फ्रैंक
एंथनी। और जो पारसी समुदाय है इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर P.H. मोदी। ठीक है, डॉक्टर। तो ये भी आपसे पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, महिलाओं की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि 15 महिलाएं शामिल थी, इसमें कुछ महिलाएं इंपॉर्टेंट हैं, बाकी एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप देख लेना कि कौन कौन सी महिलाएं हैं। कुछ महिलाओं के नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे सरोजिनी नायडू है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है जो UN में भारत की पहली जो महिला जो है प्रतिनिधि रही हैं वो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं भी इसमें शामिल थी। हाँ, जो पहली महिला रही उनका नाम है विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं भी संविधान सभा में शामिल थी। अब क्या होता है, सारी चीज़ें हो गई, इलेक्शन हो गया, कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें जीत ली। ठीक है, और ये सारा काम हो गया, SC ST महिलाओं सबके लिए काम हो रहा है यहाँ पर। और अब इसी सब के बीच जो है साथियों, इसी सब के बीच जो होती है ये होती है, इसी सब के बीच जो है वो होती है इसकी पहली बैठक, यानी संविधान सभा की पहली बैठक। जरा देखते हैं। तो सबको पता है संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है साथियों, दुनिया जानती है ये बात, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और संविधान सभा की साथियों पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए जो सबसे सीनियर मेंबर थे संविधान सभा में, उनको हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाया। ठीक है, और जो अस्थायी अध्यक्ष व्यक्ति बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये बन गए संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है ना। हाँ, ये घटना है साथियों 9 दिसंबर की। उसके बाद ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष कौन है सब जानते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और इसी समय पे, ठीक है, ये घटना है 11 दिसंबर की। ठीक, और इसी समय पे संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, उपाध्यक्ष। ठीक है, देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष तो सबको पता है, लेकिन संविधान सभा में उपाध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क है ये कि संविधान सभा में उपाध्यक्षों की संख्या 2 है। ठीक है, तो एक उपाध्यक्ष तो आपको मैं बता देता हूँ, दूसरे उपाध्यक्ष आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि दूसरे उपाध्यक्ष कौन है। चलिए, एक उपाध्यक्ष का नाम मैं बता देता हूँ, वो है H.C. मुखर्जी। ठीक है ना, H.C. मुखर्जी हैं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। दूसरे भी हैं मैं आपको बता दूं, लेकिन ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखते हैं कितने लोगों ने संविधान अच्छे से पढ़ा है, कितने लोगों को डीप नॉलेज है, कि हमें कोई बताए कि संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष का नाम क्या है। पहले का नाम मैंने आपको बता दिया, S.C. मुखर्जी। S.C. मुखर्जी का नाम है हृदेश कुमार। ठीक है, इनका नाम है हृदेश कुमार मुखर्जी, पहले हैं ये, और दूसरे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार हैं उनको देख लेते हैं। और उनका नाम है भैया, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं उनका नाम है B.N. राव। ठीक है, B.N. राव बने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। इस तरीके से संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली है वो यहाँ पर शुरू हुई। ठीक है, ठीक, हाँ, मैं आपको बता दूं कि उस समय की जो संविधान सभा में भारत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति थे या जितने भी विद्वान व्यक्ति थे, करीब करीब सभी को संविधान सभा में जगह दी गई। बस 2 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो विद्वान भी थे, होशियार भी थे और राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय भी थे, लेकिन उन्हें संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया या वो खुद शामिल नहीं हुए। पहले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी और दूसरे व्यक्ति हैं जिन्ना। ठीक है, एक भारत के राष्ट्रपिता, एक पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, ये दोनों ही संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा पेपर में ये भी पूछता है कि बताइए ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं,
अगर देसी रियासत की बात की जाए तो वो थी हैदराबाद। हैदराबाद देसी रियासत ने, ठीक है ना, देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा में भागीदारी नहीं की। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं की। ठीक है, पेपर में ये पूछ लेता है कि किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण नाम निकल के आता है हैदराबाद का। क्यों शामिल नहीं हुए? तो हैदराबाद के जो नवाब थे वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या माउंटबेटन योजना, तो उसमें जो देशी रियासतें थी उनको ये अधिकार दे दिया गया कि चाहे तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहे आप भारत में शामिल हो जाओ, या चाहे रहो स्वतंत्र। तो हैदराबाद जो देशी रियासत है उनका कहना था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, और चूंकि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो हम भारतीय संविधान सभा में क्यों शामिल हों? क्योंकि भैया ये जो संविधान सभा है ये संविधान बना रही है किस देश के लिए? भारत के लिए। जबकि हैदराबाद जाना चाहता है किसमें? पाकिस्तान में। तो जब ये हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हमें तो पाकिस्तान जाना है, तो जब पाकिस्तान की संविधान सभा बनेगी तो वहाँ अपना आदमी भेजेंगे, यहाँ क्यों भेजें? इसीलिए हैदराबाद देशी रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ, या हम कहें संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, और ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, और आगे आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ कुछ। ठीक है, 13 दिसंबर को संविधान सभा की एक बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 को हुई है, 11 को हुई, उसके बाद 13 को महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया किसने? भाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। साथियों, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर बन गया संविधान की प्रस्तावना। ध्यान रखना, प्रस्तावना या उद्देश्य का जो है वो यही उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव में बेसिकली क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि संविधान को बनाने का कारण क्या है, हम संविधान को क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे लक्ष्य क्या है, हमारी मंशाएं क्या है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ना। इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए जब ये पूरी तरह से पास हो गया, तब जा कर के जो प्रस्तावना संविधान की बनी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को ही सीधे सीधे शामिल कर लिया गया। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए प्रस्तावना का आधार क्या है, प्रस्तावना की नींव क्या है? तो प्रस्तावना की नींव है साथियों उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर बन गया संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। और यदि हम देखें तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जितनी भी कहानी चल रही है ये चल रही है साथियों 1946 की। ठीक है, 1946 की ये कहानी चल रही है। अब क्या होता है? अब साल आता है भारत की आज़ादी का 1947, और जब 1947 का साल आता है तो ये खुशी का भी साल था और बहुत बड़े दुख का भी साल था। खुशी का साल इसलिए कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, और बहुत भयानक दुख का साल इसलिए क्योंकि इसी वर्ष में भारत का विभाजन हो गया। भारत दो बड़े हिस्सों में बंट गया, एक पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं वो उस समय में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और जब ये विभाजन हुआ तो हमारे बहुत सारे भारतीय भाइयों को मार डाला गया पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ठीक है, हमने भी कोई खास कमी नहीं छोड़ी, हमने भी उसका पूरा बदला लिया, लेकिन फिर भी हत्याएं बहुत बड़े पैमाने पर हुई, जो कि अच्छी बात नहीं थी। ऐसे में जब भारत का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा की सीटों पर भी इसका असर पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने संख्या अभी देखी थी कि 389 सीटें संविधान सभा की हैं, ये 1946 में तय किया गया था, यानी उस समय देश आज़ाद नहीं था। 1947 में साथियों जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान सभा की सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। यानी 1946 तक जो संविधान सभा की सीटें थी वो थी 389, लेकिन जब साथियों देश का विभाजन हो गया, देश आज़ाद हो गया, तो ये सदस्य संख्या घटकर रह गई 299। आपको याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता के पहले संविधान सभा की सीटें कितनी थी और स्वतंत्रता के बाद कितनी हो गई। स्वतंत्रता से पहले थी 389 और स्वतंत्रता के बाद ये घटकर रह गई 299। इस विभाजन में एक सीट पर बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ा, वो थी पूर्वी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल पहले भारत का ही हिस्सा था, और साथियों इसी पूर्वी बंगाल सीट से चुने गए थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, एक महत्वपूर्ण राजनेता। इनका पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वो पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में। तो जब हिस्सा ही पाकिस्तान चला गया तो सीट भी पाकिस्तान चली गई, और सीट पाकिस्तान चली गई तो डॉक्टर अंबेडकर का पद
यानी इनकी सीट जो है खत्म हो गई, लेकिन इनको संविधान सभा में रखना आवश्यक था। इसलिए दूसरी बार जो इनका नॉमिनेशन हुआ साथियों वो हुआ पूना सीट से। पूना सीट, बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से इनका जो है निर्वाचन हुआ डॉक्टर अंबेडकर का। तो यही सवाल पेपर में पूछता है साथियों कि बताइए डॉक्टर अंबेडकर का पहली बार संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ और दूसरी बार संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ। एक कांग्रेस के नेता ने अपनी सीट छोड़ करके डॉक्टर अंबेडकर को इस सीट से आगे बढ़ाया। तो बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से डॉक्टर अंबेडकर जो है संविधान सभा में सम्मिलित हुए और इस तरीके से जो है संविधान सभा जो है आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये हमने जाना कि आखिरकार संविधान सभा का स्वरूप क्या था, संविधान सभा किस तरीके से बनी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसमें संविधान सभा को लेकर के आपके बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के वाचन और संविधान का अंतिम चरण जो है किस तरीके से आगे बढ़ा और फाइनली संविधान जब बन के तैयार हुआ उस समय की स्थिति क्या थी। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से लेक्चर में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर इसके बहुत कम है, थोड़ा अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।